Today we are going to start linear programming chapter. Actually जो linear programming का chapter है ये +1 क्लास की जो linear inequalities है उसी की extension है. Linear inequalities. वहाँ linear inequalities में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों को linear inequations दी हुई होती हैं और उन inequations को solve करके हम लोग x की value find out करते हैं और उसके बाद second topic हमारे पास था solve the linear inequality using graphical method. और वहां पे हम लोगों ने एक बात की थी कि अगर हमारे पास मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटी होती है तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि उसका कॉमन पोर्शन निकालते हैं. सिमिलरली जब ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि सारी लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाला पोर्शन जो था उसको हम लोग शेडिंग कर देते थे और दैट शेडिंग पोर्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी. अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, उसी चैप्टर की उसी टॉपिक की जिसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे उसी की एक्सटेंशन है. और ये एक्सटेंशन किस तरह से है कि ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करता है. अब रियल लाइफ सिचुएशन के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने का मतलब क्या है. लेट अस सपोज एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि वी आर हैविंग अ पर्सन हु इज हैविंग ₹50,000 टू इन्वेस्ट. कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास ₹50,000 हैं, उसने इन्वेस्ट करने हैं. ठीक है. He think to invest these ₹50,000 in selling tables and chairs. ठीक है. टेबल और चेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है. ठीक है. यानी कि ये 50,000 से वो दो चीजें खरीदता है, टेबल और चेयर. ठीक है. अब एस्टिमेशन वगैरह बिफोर इन्वेस्टिंग वो सारी की सारी एस्टिमेशन वगैरह लगाता है. तो एक टेबल की जो कॉस्ट है उसको ₹2500 पड़ती है और एक चेयर की जो कॉस्ट है वो उसको पड़ती है ₹500. ठीक है. 2500 का एक टेबल उसको कॉस्ट पड़ती है और एक चेयर की कॉस्ट 500 पड़ती है. एंड आफ्टर एस्टिमेशन तो वो उसको एस्टिमेशन लगा के देखता है कि टेबल में जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट जो होता है वो होता है ₹250 का और एक चेयर में उसको प्रॉफिट कितना होता है, दैट इज ₹75. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक पर्सन के पास ₹50,000 है इन्वेस्ट करने के लिए और इससे वो टेबल और चेयर खरीदना चाहता है. एक टेबल की कॉस्ट 2500 और एक चेयर की कॉस्ट 500 है. एज्यूमिंग कि वो टेबल को बेचने के बाद उसको 250 का प्रॉफिट होता है और जो चेयर है उसको बेचने के बाद उसको ₹75 का प्रॉफिट होता है. और ये भी एज्यूम किया जाता है कि ही कैन सेल ऑल द आइटम्स, सारी आइटम्स को बेच देता है. ठीक है जी. अब इसके साथ एक और कंडीशन हम लोगों के पास आ जाती है कि उस बंदे के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है मैक्सिमम 60 आइटम्स की है. ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ 60 आइटम्स को ही स्टोर कर सकता है. अब हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो बंदा किस तरह से मतलब इन्वेस्टमेंट करे कि उसको टेबल और चेयर बेचने के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट हो. अब यहां से अगर हम लोग सिचुएशन काउंट करना शुरू करें तो कुछ इस तरह से बनती है कि अगर वो टेबल ही खरीद लेता है, मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं कि वो 50,000 के सारे टेबल्स खरीद लेता है. ठीक है जी. तो 2500 के हिसाब से उसके पास नंबर ऑफ टेबल्स कितने बचते हैं, 20. यानी कि 50,000 में अगर वो सारे के सारे टेबल्स खरीद लेता है तो 20 टेबल आएंगे और एक टेबल पे 250 का प्रॉफिट होता है. तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 250 दैट इज 5000. ठीक है जी. अब बात करते हैं, ये तो हुई कि सारे के सारे टेबल खरीद लिए. अब अगर बात करें कि वो सारी की सारी चेयर्स खरीदना चाहता है, ये तो हुई बात टेबल्स की. ठीक है. अब अगर वो सारी की सारी चेयर्स खरीदना चाहता है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 500 तो चेयर्स कितनी आ गई, 100. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी की है, 60 की. तो इसका मतलब वो 100 की 100 चेयर्स नहीं खरीद सकता. तो नेक्स्ट सी बात है वो 60 चेयर्स खरीद लेगा. 60 मल्टीप्लाई बाय 500 तो ये उसके पास आ जाता है कि 30,000 उसने इन्वेस्ट कर दिया और एक चेयर में उसको 75 का प्रॉफिट होता है. तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 मल्टीप्लाई बाय 75 4250 अप्रोक्सीमेटली. आई डोंट नो ये आ जाएगा 4500 का प्रॉफिट होता है.
अगर वो टेबल खरीद लेता है तो 5000 का प्रॉफिट है, लेकिन अगर वो चेयर खरीदता है तो उसको 4500 का प्रॉफिट होता है, यानी कि उसको प्रॉफिट कम हुआ। तो इट मींस कि वो चेयर नहीं खरीदेगा। अब वन मोर सिचुएशन, एक और सिचुएशन देख लेते हैं। मान लीजिए कि वो 50 चेयर्स खरीदता है और 10 टेबल्स खरीदता है, या 50 टेबल्स खरीद ले, 50 टेबल तो नहीं आएंगे, 50 चेयर्स और 10 टेबल खरीदता है। 50 चेयर्स 250 के हिसाब से कितना आ जाएगा इसके पास, 12500, ठीक है जी। और नहीं 500 के हिसाब से, 500 के हिसाब से उसके पास आ जाता है 25,000 की चेयर्स खरीद लेता है, ठीक है। और अगर वो 10 टेबल खरीदता है, 10 टेबल 2500 के हिसाब से 25,000 ये हो जाता है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी हो जाती है 25,000, पूरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 50,000 की। अब अगर यहां से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें, एक प्रॉफिट आएगा 50 into 75, 3750, और यहां से टेबल से प्रॉफिट आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 500, दैट इज 250 है, 250 का प्रॉफिट है, तो यहां से उसके पास आ जाता है 2500। अब टोटल प्रॉफिट उसका बनता है 6250, यानी कि अगर अकेले टेबल खरीद ले तो 5000 का प्रॉफिट, अकेली चेयर्स खरीद ले तो 4500 का प्रॉफिट। अब मैंने एक सिचुएशन दी है कि मान लीजिए 50 चेयर खरीदता और 10 टेबल खरीदता तो उसको 6550 का प्रॉफिट होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस केस में हो गया। लेकिन ये तो एक ऐसा केस है जिसमें मेरे पास 60 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, उनमें से मैंने एक केस कंसिडर कर लिया। ये भी हो सकता है कि वो 49 चेयर्स खरीद ले और 11 टेबल खरीदे। सिमिलरली मान लीजिए कि वो 30 चेयर्स खरीदता है और 10 टेबल्स खरीद लेता है। तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस हो जाती हैं। लेकिन अब ये डिफरेंट सिचुएशन है, इतनी सारी सिचुएशन है, इसको अगर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इस सिचुएशन को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो स्टडी है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग को ये प्रॉब्लम दी हुई होती है इसको हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्म में डेराइव कर लेते हैं। और जब लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्म में डेराइव करते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि हम लोग इस तरह से सिचुएशन और डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से डील करेंगे और किस तरह से उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस एसोसिएटेड विद दीज टर्म्स होती हैं, और वो डेफिनेशन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में हम लोगों से कई बार डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाता है कि अगर ये चीज दी हुई है तो इसका मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात है कि मुझे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, और वो कंडीशन क्या दी हुई है। पहली कंडीशन दी हुई है कि उस पर्सन के पास 50,000 रुपीज ही हैं, इससे ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन उसको दी हुई है कि ये स्टोरेज कैपेसिटी उसकी 60 की है, मींस टू से अगेन दूसरी एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में जो हम लोगों को रिस्ट्रिक्शंस दी हुई होती हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या बोला जाता है, कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रेंट्स या लीनियर कंस्ट्रेंट्स। जो रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को गिवन होती हैं दोज आर नोन एज द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरी चीज, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, जैसे हम लोग डायरेक्टली कोई ना कोई एक्टिविटी साइंस में प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें लिखते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी, मींस व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसी तरह से होता है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिस, ऑल दिस एक्सरसाइज। मोटो हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग एक लीनियर फंक्शन के तौर पे कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बनाते हैं जिसमें हम लोगों ने z कंसीडर करना होता है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और ये जरूरी नहीं बेटा कि हमेशा मैक्सिमाइज होता है, कई बार हम लोगों को कुछ मिनिमाइज करने के लिए भी कहा होता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रॉब्लम। तो z हमारे पास जो होता है जिसमें हम लोगों ने जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्टली, पहले हम लोग इन चीजों को समझना शुरू करें कि जो कंस्ट्रेंट्स हम लोगों को गिवन है या जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो उसको हम लोग किस तरह से डेराइव करते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट अस सी, चेयर खरीद सकता है। इस प्रॉब्लम में हमको ये कहा गया कि वो पर्सन सिर्फ टेबल और चेयर खरीदेगा। लेट नंबर ऑफ टेबल्स इज इक्वल्स टू x
एंड नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल्स टू y। क्योंकि अब लीनियर वर्ड यूज किया हुआ है तो हम लोगों ने इसको कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर वेरिएबल के तौर पे लिखना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट थिंग जो टेबल है उसको x कंसीडर कर लेते हैं, जो चेयर है उसको y कंसीडर कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कंस्ट्रेंट थे, दो कंस्ट्रेंट थे, एक तो कि वो 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, दूसरा था कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 60 थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या हो जाएगा, 2500 into x plus 500 into y is less than equals to 50,000। ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट था। 2500 कैसे आया, एक टेबल की कॉस्ट मैंने 2500 बोली थी और एक चेयर की कॉस्ट 500 बोली थी, तो टोटल कॉस्ट क्या है 50,000 से लेस होनी चाहिए। ठीक है जी, या लेस होएगी या 50,000 के इक्वल होएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या था, x plus y is less than equals to 60। क्यों, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी उसकी मैक्सिमम 60 की थी, 60 से ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता, तो x plus y will be less than equals to 60। ये दो कंस्ट्रेंट हो गए। इसके बाद दो कंस्ट्रेंट हम लोगों ने अपनी तरफ से कंसीडर करने होते हैं, कॉमा डालकर, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। why these are greater than equals to 0, इसका मतलब है कि नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। मतलब क्या है, जैसे वो पहले सिचुएशन मैंने बताया था कि सारे के सारे टेबल का खरीद ले, अगर सारे टेबल खरीद लेगा तो आपका y जीरो हो जाएगा, सारी चेयर्स खरीदेगा तो आपका x जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखिए मेरे पास चार इनइक्वालिटीज बन गई हैं। प्लस वन क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज में डायरेक्टली आपको लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होती थी, उसके बाद आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना होता था। यहाँ पे भी ये मेरा कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज ड्रॉ कर ली। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मुझे ये कहा था कि assuming that he can sell all the items he purchased, और उसके बाद हर एक आइटम पे उसको कितना प्रॉफिट होता है, तो मैं उसको कंसीडर करूंगा z is equals to 250x plus 75y, and this was the objective function जिसमें हमारे पास प्रॉफिट ऑफ थ्रू द टेबल एंड प्रॉफिट थ्रू चेयर, इन दोनों को ऐड करके टोटल प्रॉफिट निकाला गया, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस z। अंडरस्टैंड? सो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास सारा प्लस वन वाला मैक्सिमम काम होता है। प्लस वन वाला मैक्सिमम काम क्या है कि हम लोग यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज, अब बात करें, पहले आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 2500x plus 500y, 500 से डिवाइड कर देते हैं, तो I can say that 5x plus y less than equals to 100। एक लीनियर इनइक्वालिटी मेरे पास ये बन गई है, दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी मेरे पास ये है। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू लीनियर इनइक्वालिटीज। Now we were having the linear inequalities 5x plus y less than equals to 100 and x plus y less than equals to 60। जैसे प्लस वन क्लास में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे, लेट अस कंसीडर कि 5x plus y is equals to 100 हो जाएगा, x plus y is equals to 60 हो जाएगा। एक बार x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 हम लोग बारी-बारी से पुट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 20। उसके बाद दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं, x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 60। इसके बाद ये ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद जैसे प्लस वन क्लास में हम लोग क्या करते थे, पोजीशन ऑफ ओरिजिन वगैरह चेक करके शेडिंग करते थे। यहाँ पे आप लोग पोजीशन ऑफ ओरिजिन नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है उसको करने की, सिर्फ ये है कि आपको शेडिंग पता होनी चाहिए। और शेडिंग जो है मेरे पास रिक्वायर्ड शेडिंग इज दिस वन, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी गिवन है, तो इसका मीनिंग होता है कि आपका आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है जी, आइदर बाउंडेड होएगा और अनबाउंडेड होएगा। दो तरह के ग्राफ होते हैं, इसमें एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। अनबाउंडेड ग्राफ फॉर दिस सेशन ओनली आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुके हैं, तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे बाउंडेड ग्राफ वाले होंगे। ठीक है, बाउंडेड ग्राफ मतलब चारों तरफ से बंद ग्राफ होगा। नाउ अब यहाँ पे जो ये मेरे पास रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन है ना, हियर shaded portion is called feasible region। क्या बोलते हैं उसको, feasible region। ठीक है, ये एक एक नंबर में डेफिनेशंस टाइप भी हो जाती हैं कि जो कॉमन पोर्शन होता है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल सॉल्यूशन का कॉमन पोर्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर होगा feasible region।
अब इस तरह से जब हमारे पास फिजिकल रीजन आ जाता है, अब हमारा मेन काम शुरू होता है कि हम लोगों ने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किस तरह से करना है। तो इसके लिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब ये कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट मेथड होता है कि आप लोगों ने जो ग्राफ ड्रॉ किया है और जो शेडिंग की है, आप लोगों ने उस शेडिंग के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कैन बी फाइंड आउट आइदर बाय इंस्पेक्शन, either by inspection or by solving linear inequalities। linear inequalities को सॉल्व करके, वैसे इसको मैं वर्ड बोल रहा हूँ linear inequalities, एक्चुअल में हम लोग इसको linear equations कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे पास शेडेड पोर्शन का कॉर्नर चाहिए, एक कॉर्नर हो गया मेरे पास ये ओरिजिन 0 0, ठीक है जी। उसके बाद एक ये पॉइंट है मेरे पास, दिस वाज 20,0 एंड वन पॉइंट इज दिस वन, दिस इज 0,60। ये तीन पॉइंट तो इंस्पेक्शन से मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब मेरे पास एक ये कॉर्नर भी है जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है। जनरली जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम ग्राफ से ही पता चल जाता है कि हम लोगों को ये पॉइंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता चलता तो आपने क्या करना है, जो ये लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है आपको, आपने इन लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। और जब आप इन लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास अपने आप ये वैल्यूज आ जाएंगी x और y की। जैसे 10th क्लास में हम लोग इनको सॉल्व करते थे, दिस इज फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी, दिस इज सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी। और जब सेकंड दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि बाय सॉल्विंग वी फाइंड दैट we find the corner points are कौन कौन से हो गए 0 0, 20,0, 0,60 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10,50 आ जाता है हमारे पास दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके। और जो ये चार पॉइंट्स आए हैं, these points are known as optimal solutions। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है जी। और जब इसके बाद हमारा काम है मेन कि हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, मैक्सिमाइज करने के लिए कहा है या मिनिमाइज करने के लिए कहा है। अगर तो मैक्सिमाइज करना है तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये चारों के चारों पॉइंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन था या ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या 250x प्लस 75y था, इसमें हम लोगों ने पुट कर देना है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें हम लोगों ने ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन पुट कर देने हैं। और जब इसमें पुट करते हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं, जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं। तो जो भी हम लोगों को फाइंड आउट करने को कहा होगा, अगर मैक्सिमाइज करने को कहा होगा तो हम लोगों ने कैपिटल M वाला सॉल्यूशन दे देना, अगर मिनिमाइज करने को कहा होगा तो हम लोगों ने स्मॉल m वाला सॉल्यूशन दे देना, ठीक है जी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करना है, पहले हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज बनाई, लीनियर इनइक्वालिटीज बनाने के बाद ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद शेडिंग की, शेडिंग करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। और जब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए तो उसके बाद फिर हम लोगों का काम क्या होता है, वी हैव टू मेक अ टेबल। टेबल किस तरह से होता है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे z is equals to या वैल्यू ऑफ z हम लोग लिख देते हैं। कॉर्नर पॉइंट से 0 0, 20,0, 0,60 और 10,50। और एक बात याद रखिएगा कि जो ये कॉर्नर पॉइंट मेथड है इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन ये सारे पॉइंट्स पे लाई करता है शेडिंग पोर्शन में, लेकिन ये सारे पॉइंट्स हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक करने की बजाय कॉर्नर पॉइंट मेथड कहता है कि आप सिर्फ कॉर्नर के ऊपर आप वैल्यू फाइंड आउट करो और कॉर्नर के ऊपर अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती है दैट विल बी योर रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू, और अगर किसी कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती है दैट विल बी योर रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू। अब ये वैल्यू z फंक्शन में पुट करते हैं, पहले का आंसर आ गया 0, उसके बाद 20,0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5,000। 0,60 पुट करते हैं, यहाँ पे 60 पुट कर दीजिए 4,500, और 10 और 50 पुट किया तो हमारे पास आ जाता है 6,250। और चेक कीजिए सब में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दिस वन, इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख देना है मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आई, 10 और 50 पे,
यानी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने सॉल्यूशन में क्या लिखना है, देयरफॉर नंबर ऑफ टेबल्स परचेज्ड, नंबर ऑफ टेबल्स परचेज कितने हो जाएंगे 10 एंड नंबर ऑफ चेयर्स परचेज कितनी हो जाएगी 50। इसका मतलब, और ये चेक कर लीजिएगा कि आपका जो सॉल्यूशन आएगा आपकी सारी की सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा और आपको मैक्सिमम वैल्यू भी, आपको प्रॉफिट भी देगा। अंडरस्टैंड? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर इनइक्वालिटी गिवन है, अगर तो स्टेटमेंट गिवन है, देन फर्स्टली यू नीड टू मेक द इनइक्वालिटी। लेकिन अगर इनइक्वालिटी गिवन है, व्हाट यू नीड टू डू, डायरेक्टली जैसे प्लस 1 क्लास में हम लोग पहले ड्रॉ करते थे ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद शेडेड पोर्शन बनाना है। ग्राफ कहां से ड्रॉ करने हैं, जो लीनियर इनइक्वालिटीज बनेंगी, और लीनियर इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, उसको z से हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद जो ये शेडेड पोर्शन होता है, दिस इज नोन एज विजिबल रीजन। जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, अगर तो इंस्पेक्शन से मिल गए ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करके फाइंड आउट करने हैं, एंड दोज आर नोन एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके बाद लास्ट काम होता है आपके पास इस तरह से टेबल ड्रॉ करके कॉर्नर पॉइंट से z की वैल्यू करनी है। अगर मिनिमाइज कहा होता है तो यहाँ पे दिस इज द मिनिमम, ठीक है, लेकिन जनरली इसको हम लोग 0 0 वाले को लेते नहीं है। क्यों? बंदे ने ना पैसा इन्वेस्ट किया, ना वासा, कुछ नहीं हुआ, काम खत्म। बाकी के तीनों केसेस में भी मिनिमम प्रॉफिट ये वाला हो जाएगा, तो हम लोग इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। और आफ्टर दैट फिर आप लोगों ने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है। अब इसमें जो प्लस 1 क्लास में मैंने शेडिंग बताई थी, शेडिंग आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करनी है कि पोजीशन ऑफ ओरिजिन ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफ ड्रॉ किया, शेडिंग कर ली। उसके बाद आप लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें मार्किंग इस तरह से होती है, अगर तो इनइक्वालिटीज गिवन है फिर तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो 1.5 मार्क सिर्फ इनइक्वालिटीज बनाने का होता है। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने के 1.5 मार्क्स, कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने का 1 मार्क, और उसके बाद इस तरह से सॉल्व करके आपको रिजल्टेंट आंसर बताने का 1 मार्क। इस तरह से इसकी 5 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है बेटा जी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पे देखिए कि इस ग्राफ में मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ इस तरह का केस बन जाता है जिसमें हमारे पास 2 डिफरेंट पॉइंट पे सेम वैल्यू आती है। अब यहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज की चेक कीजिए, 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, शो दैट द मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ z अकर एट मोर देन 1 पॉइंट। अब वहां पे आपके पास क्या है कि अगर आपका सॉल्यूशन, एक्सक्यूज मी सर, मैक्सिमम और अब अगर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम एंड मिनिमम आपका मोर देन 1 पॉइंट पे आता है, तो आप लोगों ने ये नहीं लिखना कि दिस इज आल्सो मैक्सिमम एंड दिस इज आल्सो मैक्सिमम। लेट अस सपोज मेरा 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आ जाता, 6250, 2 पॉइंट पे आ जाता, तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि मैक्सिमम अकर एट 2 पॉइंट। हमारा आंसर ये होना चाहिए कि मैक्सिमम अकर्स या मिनिमम अकर्स एट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। अंडरस्टैंड पुत्र जी? वहां पे 2 पॉइंट देकर आपने आंसर नहीं बोलना कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम अकर कर रहा है। वहां पे हम लोग ये लिखेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम और मिनिमम अकर्स एट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है जी? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।